100 बार जन्म लेंगे। डॉक्टर चंद्रकांत को पारो का प्यार भानगढ़ खींच लाया, जहां उसकी मृत्यु का राज खुला। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप तक नई नई कहानियाँ पहुंचा सकूं। डॉक्टर चंद्रकांत एक वेद और वेदांत दोनों एक नवयुवक डॉक्टर थे। बाजार में आमने सामने दोनों के क्लिनिक थे। जब दोनों के पास कोई पेशेंट नहीं होता था तब दोनों बैठकर काफ़ी गपशप करते थे। कभी कभी ये गपशप आपसी झगड़े तक पहुंच जाती थी। इसका कारण था डॉक्टर चंद्रकांत की पुरानी सोच और अंधविश्वास, जिस पर वेदांत को यकीन नहीं होता था। एक दिन दोनों के बीच अजीब गरीब बहस छिड़ गई। वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या ये सब किस्से कहानियों में ही मिलते हैं? वेदांत ने अपनी तरफ से बात छेड़ी। तुम नए ज़माने के लोग ये बात मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ये अजर अमर है। हालांकि चंद्रकांत बाबू और वेदांत सेन के बीच सिर्फ 3 साल का ही अंतर था, फिर भी चंद्रकांत हमेशा वेदांत को नए ज़माने के लोग कहकर ही संबोधित करता था। भाई, मैं तो शुरू से ही नास्तिक रहा हूँ। ना मुझे कभी ईश्वर के अस्तित्व में आस्था रही और ना ही मैं भूतों के अस्तित्व को मानता हूँ। फिर भी बचपन में प्राप्त संस्कारों के कारण मैं कभी कभी भूतों और चुड़ैलों की कल्पना जरूर कर लेता हूँ, और उनके अस्तित्व की कल्पना से उत्पन्न रोमांच से रोमांचित भी होते होंगे। वो तो है, कहा जाता है कि जिस इंसान की मृत्यु समय से पहले हुई है, जैसे किसी एक्सीडेंट में, हत्या या आत्महत्या में, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसके साथ जिन आत्माओं का श्राद्ध, कर्म, तर्पण इत्यादि नहीं किया जाता, उनकी भी आत्मा भटकती रहती है। वो तो सुनी सुनाई बातें हैं। डॉक्टर होने के बावजूद आप इन बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं? वेदांत ने थोड़ा चिढ़कर पूछा। भूत, प्रेतात्मा और विश्वास तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देश भी किया जाता है। डॉक्टर होने के नाते मैं इतना जरूर कहूँगा कि आत्माएं उन लोगों को अधिक तलाशती हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या डरे डरे रहते हैं। कोई उदाहरण बता सकते हैं? जरूर। चंद्रकांत ने कुछ याद करने की कोशिश की, फिर कहना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है। आम परिवारों की तरह कॉलेज से निकलते ही मेरे लिए समृद्ध घरानों से रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन मैं हमेशा शादी करने से इनकार कर देता था। एक दिन पापा ने कड़कड़ाती आवाज़ में मुझसे पूछा, शादी ना करने की कोई खास वजह? एक शादीशुदा व्यक्ति दोबारा शादी कैसे कर सकता है? शादी कब हुई तुम्हारी? शादी और किससे? और फिर शुरू हुआ कभी ना खत्म होने वाला कलेश। रोना धोना, डांट फटकार। मुझे हर दिन ऐसा महसूस कराया जाता जैसे मैंने शादी ना करने की बात कहकर कोई अपराध कर दिया हो। पर मैं क्या करता, क्या बताता? ना मुझे अपनी ब्याहता पत्नी का नाम पता था और ना ही उसका रूप रंग, चेहरा मोहरा ही याद था। सिर्फ एक अनुभूति थी जो मुझे एक वैवाहिक पुरुष होने का प्रमाण प्रस्तुत करती थी। काफ़ी दिनों तक ये सब चलता रहा। किसी ने कहा मेरे ऊपर किसी प्रेतात्मा का साया है जो मेरे विवाह करने के रास्ते में रोड़े अटका रही है, तो किसी ने ये कहा कि हो सकता है मैं अपने पुराने जन्म को कभी अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। आखिर एक दिन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों की सर्वसम्मति से मेरी शादी निधि से करवा दी गई। सभी की यही धारणा थी कि सुखद, संताप्त और सुनियोजित विवाह के जीवन शुरू होते ही मैं अपने
पूर्व जन्म को पूरी तरह से भूल जाऊंगा। निधि सुंदर, पढ़ी लिखी, संस्कारी लड़की थी। सही मायने में वो हर तरफ से विवाह की कसौटी पर खरी उतरती थी, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं अपनाया। उसे छूना तो दूर, मैं उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं था। कुछ समय तक तो ये बात छिपी रही, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। आखिर एक दिन निधि ने अपने अधूरे, असंतुष्ट वैवाहिक जीवन की बात अपनी भाभी से की। भाभी ने यह बात निधि की माँ को बता दी। बंद कमरे की बातों का खुलासा मेरे परिवार के लोगों के सामने भी हुआ। फिर तो जितने मुंह उतने सुझाव। बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी कि जितना ज़्यादा समय मैं और निधि दोनों एक साथ बिताएंगे, उतना ही दोनों पास आएंगे। दोनों की गलतफहमियां दूर होंगी, बाधाएं हटेंगी, अड़चनें मिटेंगी। सबको पूरी उम्मीद थी कि इस तरह से हमारा वैवाहिक जीवन खुशनुमा हो उठेगा। उन्हीं दिनों एक अजीबोगरीब रोमांस मेरे साथ घटित हुआ। मुझे पहली बार बेंगलोर से टुमकुर एक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। निधि भी मेरे साथ गई। वहीं मेरे एक सहयोगी ने मुझे भानगढ़ देख आने पर जोर दिया और टूरिस्ट ऑफिसर के साथ एक कार द्वारा मेरे वहां जाने का इंतज़ाम भी कर दिया गया। रास्ते भर बादल छाए रहे, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, इसलिए मौसम और भी अधिक सुहाना हो गया था। बेंगलोर से भानगढ़ जाने के लिए हमें एक पतली सड़क की तरफ मुड़ना पड़ा। 7 किलोमीटर की इस दूरी के बीच ना कोई मनुष्य दिखाई दिया और ना ही कोई पशु पक्षी। दोनों ओर से उसार ही उसार कार एक म्यूज़ियम के पोर्च में आकर रुकी। म्यूज़ियम के केयरटेकर ने बताया, कभी भानगढ़ एक बसा हुआ शहर था, जो बाद में एक तांत्रिक के श्राप से पूरी तरह नष्ट हो गया। अब बरसात के मौसम में कभी कभार ही कोई टूरिस्ट ये म्यूज़ियम देखने आता है। लगभग 2400 साल पहले एक रात जब पूरा शहर सोया हुआ था, तभी यह महल भी नष्ट हुआ होगा। खुदाई के समय यहाँ एक जवान पुरुष और स्त्री के कंकाल भी मिले थे। म्यूज़ियम देखते देखते वो मुझे उस फ्रेम के पास भी ले गया, जहाँ वो दोनों कंकाल एक दूसरे के गले में बाहें डाले आमने सामने लटके हुए थे। मैं जितने ध्यान से उस कंकाल को देखता, उतनी ही सनसनी मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही थी। ऐसा लगा जब ये जोड़ा प्रणय लीला में डूबा हुआ होगा, तभी वो डरावना भूकंप आया होगा और दोनों मृत्यु की गोद में समा गए होंगे। ऑफिसर खुदाई में निकले अन्य भग्नावशेषों के बारे में बता रहा था, लेकिन वहाँ अन्य भग्नावशेषों का कोई विशेष चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। ऑफिसर ने बताया कि इस स्थान पर समुद्र तट होने का अनुमान है और अचानक ज़मीन फटने से अन्य कंकाल भी इसी स्थान पर दफन हो गए होंगे। कुछ देर बाद हमें होटल पहुंचना था। 10 सीढ़ियों की ऊंचाई पर बने उतेलिया नामक स्थान पर वहां के आलीशान राजमहल के एक भाग को हेरिटेज होटल बना दिया गया था। महल का नक्शीदार लकड़ी का गेट बहुत बड़ा था। महल एक कर्मचारी मुझे पुरानी सीढ़ियों के रास्ते से फर्स्ट फ्लोर पर बने हुए बेडरूम तक ले गया। 2 ऊंचे ऊंचे पलंगों पर साफ सुथरे बिस्तर बिछे थे। बगल में ही बाथरूम था। फिलहाल पूरा होटल खाली था। कमरे के बाहर बरामदे पर खड़े होकर मैंने देखा, गांव के चारों ओर गड्ढों में पानी भरा हुआ था। दूर एक नदी बह रही थी। डाइनिंग हॉल काफ़ी बड़ा था। पुराना फर्नीचर, छत पर 2 बड़े फानूस, बड़े आकार के 2 बड़े बड़े शीशे, भोजन करने वाले हम दोनों ही थे। फिर भी 3-4 बैल घूम रहे थे।
भोजन से वापस लौटकर आने के कुछ देर बाद वो बहरे बोले, साहब अब हम वापस अपने अपने घरों को जाएंगे। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए। मुझे ये सुनकर बड़ा अटपटा लगा कि महल के इस भूताहे भाग में हम दोनों पति पत्नी अकेले सोएंगे। फिर भी इन बैरों के सामने कायरता दिखाने का साहस नहीं जुटा पाए। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह 7 बजे चाय लूँगा कहकर मैंने दरवाजे की सिटकनी लगाई और निधि की बगल में आकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आंखें बंद करते ही लाख कोशिशों के बावजूद मस्तिष्क में दबाई हुई उन कंकालों की स्मृति बार बार मेरे विचारों में आने लगी। युवक का चेहरा चाहे दूसरी तरफ था, लेकिन युवती की आंखों की कोटरे मुझ पर ही फोकस थी। मन उद्विग्न था, फिर भी दिन भर की थकावट के कारण मैं गहरी नींद सो गया। शुभ शुभ, हालांकि मेरा नाम शुभ नहीं है, पर मुझे लगा जैसे कोई मुझे जोर से पुकार रहा है। आंखें खोल कर देखा तो एक सुंदर नवयुवती जो सिर्फ अपने शरीर के ऊपरी भाग को ही ढके हुए थी, मेरे सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। हैरानी इस बात की थी कि उसकी मौजूदगी से मुझे किसी प्रकार का डर या अजनबीपन महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि मैं मंत्रमुग्ध से उसे देख रहा था। अचानक मेरे अवचेतन में दबी हुई अतीत की परतें खुलने लगीं और मेरे मुंह से निकला, पारो तुम। तो उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।